Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about mobile phone manufacturing scheme. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए कल भी हमने देखा था कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स has given approval to three important initiatives with respect to Indian economy. पहला इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, गैस बेस्ड 8 से 9 यूरिया प्लांट्स लगाए जाएंगे, और तीसरा था रिगार्डिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो नया इनिशिएटिव लाया जा रहा है उसी से रिलेटेड आज हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए भारत में अगर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो भारत में लगभग जितने भी मोबाइल फ़ोन्स स्मार्टफोन्स बेचे जाते हैं मोर और लेस ऑल ऑफ देम आर मैन्युफैक्चर्ड या असेंबल्ड इन इंडिया ओनली। तो भारत में जो भी स्मार्टफोन्स बिकते हैं ज़्यादातर भारत में ही बनाए होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो भारत में मोबाइल फ़ोन बनवाते हैं through their own factories या contract manufacturers and then they sell in their own name। जैसे बात करें एप्पल, वो ये यूएस की कंपनी है, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, Xiaomi चाइना, वीवो चाइना, ओप्पो चाइना, इस तरह के गूगल अमेरिका की कंपनी है। तो ये सब क्या करते हैं कि भारत में ही फ़ोन बनवा रहे हैं स्मार्टफोन और फिर भारत में ही बेच रहे हैं। भारत का मार्केट चूंकि सबसे बड़ा है, भारत में बेच भी रहे हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन अपना ब्रांड नेम से बेच रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है कि फोन्स आर मेड इन इंडिया बट ब्रांड नेम्स आर फॉरेन। जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स, इनका मार्केट शेयर बहुत कम है। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने ही देश में नहीं बिक पा रहे, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट तो ऑफ कोर्स कम ही हो रहा है। अफ्रीकन देशों में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं ये। तो कंसर्न ये है कि इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ स्मार्टफोन बट नॉट ए स्मार्टफोन ब्रांड ओनर। और ये जो ब्रांड हैं एप्पल, सैमसंग, ये सब फ़ोन बनवाती हैं और भारत में ही फ़ोन बनवा रही हैं, भारत के मार्केट में ही बेच रहे हैं, बट अ लार्ज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन अवे बाय दीज फॉरेन कंपनीज। तो इस सिचुएशन को धीरे धीरे बदलने के लिए ये रिसेंटली मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर के आई है भारत सरकार। भारत में तो मोबाइल फ़ोन बन ही रहा है, लेकिन क्यों ना इंडिया ओन्ड स्मार्टफोन ब्रांड को भी पॉपुलराइज किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो ये भी मकसद है अंडर दिस मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5 साल का ये स्कीम है, 2026 से लेकर के 2031 तक ये चलेगा। इसमें टोटल 62,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डेवलप अ कॉम्पिटिटिव इंडियन ब्रांड। भारत के अंदर सिर्फ असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग ना हो कि उन्होंने टेक्नोलॉजी दे दी फॉरेन की कंपनियों ने, उन्होंने डिज़ाइन दे दिया और हम यहाँ पे बस असेंबली पे उसको मैन्युफैक्चर करें, असेंबल करें और बेचें, ऐसा ना हो। भारत के अंदर भी स्मार्टफोन रिलेटेड R&D हो, इनोवेशन हो और भारत के ब्रांड्स भी दुनिया भर के मार्केट्स में अपना नाम बना पाएं। इसके लिए क्या तैयारी की गई है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे अंडर दिस न्यू स्कीम? तो सबसे पहला देखिए, इस न्यू स्कीम की हम बात करें मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, तो इसके 3 मुख्य फीचर हैं। पहला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जो भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स होंगे भारत में, अगर वो मोबाइल बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो जितने का भी मोबाइल बनाएंगे उसका एक सर्टेन परसेंट भारत सरकार उनको इंसेंटिव के तौर पे देगी। Incentive amount will vary from 2.25% to 5% depending upon different categories। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंडियन एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब भारत में अगर मोबाइल फ़ोन आप बना रहे हैं तो मान लीजिए 1000 करोड़ का आपने मोबाइल फ़ोन बनाया और बेचा,
तो उसका 5% तक यानी कि 50 करोड़ आपको सरकार इंसेंटिव के तौर पे देगी। इससे भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ स्मार्टफोन और मजबूत होगा। लेकिन इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या इंडियन ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कोई खास स्टेप नहीं है। जो रिमेनिंग दो इनिशिएटिव्स हैं अंडर दिस न्यू स्कीम, वो दोनों मेनली इंडियन ब्रांड को या इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा इनिशिएटिव अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दूसरा है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो जो भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर भारत की बनी हुई कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेगा, उसको 1.5% एडिशनल सब्सिडी दिया जाएगा ओवर एंड अबव दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्लस अगर वो मैन्युफैक्चरर भारत में बनी हुई डिजाइन और R&D एक्टिविटीज बेस्ड, यानी कि भारत में ही R&D हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका डिजाइन भी भारत में बना है और उस तरह का स्मार्टफोन अगर बना रहा है तो उसको और 3% इंसेंटिव दिया जाएगा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज अ जेनरिक स्कीम एमिंग एट ओवरऑल रैंपिंग अप ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। दूसरा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एम्स एट forcing या aims at incentivizing the smartphone manufacturers in India to source more and more India made components। तो इससे क्या होगा, लोकल सप्लाई चेन ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगा। तीसरा एडिशनल 3% का इंसेंटिव दिया जाएगा इफ द मैन्युफैक्चरर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर यूजेस डिजाइन एंड R&D डन इन इंडिया। इससे क्या है कि भारत के अंदर डिजाइनिंग एंड R&D ऑफ स्मार्टफोन मजबूत होगा। तो ये जो दूसरा और तीसरा इंसेंटिव इनिशिएटिव है, इससे इंडिया का मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। हम लोग अभी सिर्फ असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बस डिज़ाइन बाहर से लिया, अलग अलग कंपोनेंट्स भी बाहर से मंगाए, भारत में असेंबल कर दिया। तो मोबाइल फ़ोन को लेकर के सरल भाषा में कहें तो मेक इन इंडिया ना होकर के असेंबल इन इंडिया हो रहा है। इस नए स्कीम के अंतर्गत मेक इन इंडिया इन मोबाइल फ़ोन प्रमोट किया जाएगा, जिससे भारत का भी कोई एक ब्रांड इमर्ज होगा और वो दुनिया के बाकी देशों में अपनी जगह बनाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन से हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब तो है भारत, लेकिन अभी भी हमारा कोई अपना डोमेस्टिक ब्रांड नहीं है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, उसके बारे में ये प्रश्न है। ये कीवर्ड्स जो हैं, इनके अराउंड ही आप पूरा आंसर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया एज लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाय 2035 एज पर अ रिपोर्ट बाय नीति आयोग। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी या साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बायो इकोनॉमी, पहले वो समझते हैं। बायो इकोनॉमी सिंपली रेफर्स टू इंडस्ट्रियल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जानवरों से या पेड़ पत्तों से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ चीज़ें निकाल करके उसकी मदद से अगर कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस की जाए, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ को कहा जाता है कि दे आर पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी का ट्रेडिशनली इस्तेमाल हेल्थ केयर सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर में तो होता ही रहा है। अब बायो इकोनॉमी का इस्तेमाल फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फ्यूल डेवलपमेंट के लिए, टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, इसमें भी हो रहा है। बायो इकोनॉमी के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, मतलब एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद बायो इकोनॉमी। सस्टेनेबल फ्यूल डेवलपमेंट में बायो इकोनॉमी इज बीइंग यूज्ड। फॉर एग्जांपल एथेनॉल, आपको पता है 20% ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल के साथ, भारत के अंदर E20 पेट्रोल बेचा जाता है। तो एथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन या कॉर्न, बेसिकली जो भी स्टार्च रिच प्रोडक्ट्स हैं, उनके जूस का फर्मेंटेशन करना होता है। फर्मेंटेशन कैन बी डन with help of yeast या bacterias. So that is an example of bioeconomy where a microorganism is being used to develop sustainable fuel like ethanol, which could be used
फॉर मिक्सिंग विथ अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक पेट्रोल। तो सस्टेनेबल फ्यूल के फील्ड में हमने बायो इकोनॉमी का एग्जाम्पल देखा। मेडिसिन में तो कई सारे हैं। बायो इकोनॉमी मेडिसिन में तो पहले से ही काफ़ी प्रोमिनेंट है। बायोलॉजिक्स कहा जाता है उन तमाम दवाइयों को जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बायोलॉजिक्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उन्हीं का सिमिलर उनके थ्योरेपेटिक वैल्यू जैसे दूसरी दवाइयाँ बनाई जाए। जैसे कैसे ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं फिर उनका जेनेरिक वर्जन होता है, वैसे बायोलॉजिक्स हो गए, मेडिसिन्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वैसे ही बायोलॉजिक्स को मिमिक करते हुए जो सिमिलर थ्योरेपेटिक वैल्यूज वाली या इक्विवेलेंस वाली दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है बायोसिमिलर्स। तो बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स आर पॉपुलर टर्म्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यानी कि बायो इकोनॉमी मेडिसिन के फील्ड में तो काफ़ी पहले से प्रोमिनेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाई गई। ओरिजिनल दवाइयों को कहा जाता है बायोलॉजिक्स और उनके सिमिलर दवाइयों को कहा जाता है बायोसिमिलर। जैसे आपने नाम तो सुना ही होगा, कई सारे प्रोबायोटिक टैबलेट्स होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा वैक्सीन्स कई सारे बनाए जाते हैं जिसमें mRNA का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोविशील्ड वैक्सीन जो बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इन एसोसिएशन विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें क्या किया गया कि चिंपैंजी के बॉडी से उसके अंदर एक तरीके का वायरस पाया जाता है जिसको कहा जाता है एडेनो वायरस। ये एडेनो वायरस कोरोना वायरस से काफ़ी मिलता जुलता था। तो वैक्सीन बनाने के लिए क्या किया गया कि चिंपैंजी के बॉडी से एडेनो वायरस निकाला गया, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया जेनेटिकली, और इस वैक्सीन के थ्रू वही एडेनो वायरस हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता था। कोविशील्ड में वही चिंपैंजी के अंदर पाया जाने वाला वायरस था जो हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता था। तो चूंकि ये वायरस कोरोना वायरस जैसा ही था, उसके जो स्पाइक्स थे बाहर में वो कोरोना वायरस जैसे ही थे, तो इस वायरस को जब हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट किया गया थोड़ा एट्यून्यूएट करके, मतलब थोड़ा कमज़ोर करके और थोड़ा मॉडिफाई करके जिससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, तो जब ये एडेनो वायरस हमारे बॉडी में डाला गया तो हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार किए, और वो एंटीबॉडीज़ हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम एनी फ्यूचर कोविड इन्फेक्शन। तो इस तरीके से ये बढ़िया एग्जाम्पल है ऑफ बायो इकोनॉमी इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। उसके अलावा एग्रीकल्चर में तो बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड का तो इस्तेमाल होता ही है। जैविक उर्वरक कहा जाता है बेसिकली जो बायोगैस डाइजेस्टर प्लांट्स होते हैं उसमें हम लोग कई सारे ऑर्गेनिक वेस्ट डालते रहते हैं, एनिमल फीकल कंटेंट या फिर प्लांट्स एनिमल्स का रिमेन्स डाल देते हैं बायोडाइजेस्टर प्लांट में, और फिर उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होने देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं, साथ ही साथ जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है डिकम्पोज्ड पार्ट, दैट कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इस तरह से बायो पेस्टिसाइड्स भी बनाए जाते हैं यूजिंग सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बायो इकोनॉमी काफ़ी प्रोमिनेंट है। फूड बायो इकोनॉमी के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, कर्ड, कर्ड में भी फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, योगर्ट, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायो इकोनॉमी इन द फील्ड ऑफ फूड। अब करेंट न्यूज ये है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया एज ए लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाय 2035। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया है कि भारत सरकार को एक स्पेशल 50,000 करोड़ का फंड क्रिएट करना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए बायो E3 फंड। E3 बेसिकली रिप्रेजेंट्स इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बायो इकोनॉमी से हम लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भी सपोर्ट कर सकते हैं बाय डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो इसीलिए एक बायो E3 फंड बनाया जाना चाहिए 50,000 करोड़ का। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में यह भी सजेस्ट किया है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू बूस्ट बायो इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2035 तक, 2035 तक इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी में टॉप 3 में लाना एज फार एज आवर बायो इकोनॉमी साइज इज कंसर्न। मतलब जितना हम मैन्युफैक्चरिंग करें बायो इकोनॉमी में वो दुनिया की इकोनॉमी में टॉप 3 में होना चाहिए। नीति आयोग ने इसके लिए टारगेट भी ले डाउन किया है
ये करेंटली हमारा बायो इकोनॉमी का साइज है अबाउट $195 बिलियन। इसको 3 टाइम से भी ज़्यादा हमें इंक्रीज कर देना चाहिए अगले 10 सालों में। $691 बिलियन तक हमें पहुंचाना है 2035 तक, एंड 2.6 ट्रिलियन यानी कि और 3 गुना हमें बढ़ा देना है बाय 2047। और नीति आयोग का एस्टिमेशन है कि अगर हमने बायो इकोनॉमी के लिए स्टेप्स लिए, 50,000 करोड़ का बायो ई3 फंड बनाया, तो बायो इकोनॉमी तो राइज करेगी ही, साथ ही साथ लगभग 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे बाय 2047। नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि अपार्ट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट बायो ई3 फंड, 6 सेपरेट नेशनल बायो मिशन शुड बी ऑल्सो लॉन्च्ड। अलग अलग एरियाज में बायो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 6 अलग अलग बायो मिशन चलाए जाने चाहिए। जीन इंडिया बायो मिशन, जिसमें सेल थेरेपी वगैरह का इस्तेमाल करके मेडिकल के फील्ड में बायो इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। एग्रो बायो, एग्रीकल्चर फील्ड में बायो एक्स फाउंड्री, यहाँ पे बायो इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे टेक्सटाइल, अपैरल्स या सस्टेनेबल फ्यूल। वन हेल्थ ग्रिड, यहाँ पे फोकस होना चाहिए बायो इकोनॉमी की मदद से, फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोविड लाइक पैंडेमिक इन फ्यूचर। मरीन बायोटेक्नोलॉजी, तो मरीन एरिया में कैसे हम लोग बायो इकोनॉमी का इस्तेमाल करें फॉर सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ मरीन रिसोर्सेज। एंड बायो फार्मा, बायो फार्मा मतलब बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर्स को डेवलप करने पे हमें अलग से फोकस करना चाहिए। तो जीन इंडिया शुड बी मेनली फोकसिंग ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड बायो फार्मा शुड बी फोकसिंग ऑन बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड मेडिसिन्स। तो पॉइंट ये है कि 6 अलग अलग बायो मिशन चलाए जाने चाहिए, ऐसा सजेस्ट कर रहा है नीति आयोग। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बायो इकोनॉमी। जैसे साल 2024 में लेकर के आई थी भारत सरकार बायो ई3 पॉलिसी। बायो ई3 पॉलिसी स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। द एम वाज टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। नीति आयोग इस रिपोर्ट में कहता है कि हमें सिर्फ लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, हमें मॉनिटरेबल टारगेट्स भी बनाने चाहिए। तो इनडायरेक्टली नीति आयोग ने बायो ई3 पॉलिसी को थ्रस्ट देने की बात की है। खाली कह देने से, एक पॉलिसी ले लेने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ मॉनिटरेबल टारगेट्स लेकर के उसको 2035 तक अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। मॉनिटरेबल टारगेट्स लाइक कि इतना हमारा इकोनॉमी का साइज होना चाहिए, इतनी हमारे जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, इतना हमें फंड इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ टारगेट्स लगाने चाहिए। भारत सरकार ने इसी साल 2026-27 के बजट में एक अनाउंसमेंट किया था, बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव। बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव में मेनली फोकस किया जा रहा है इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इससे क्या होगा, देखिए 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च लगाए जाएंगे, और 7 ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। इससे भारत के अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं, ये सब मेडिसिन्स या वैक्सीन्स के जो क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं वो मजबूत होंगे। तो भारत में 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाएंगे और एग्जिस्टिंग 7 को अपग्रेड किया जाएगा। इससे भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो थोड़ा स्ट्रेंथन होगा। तो भारत के अंदर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड वैक्सीन्स भी डेवलप हो पाएंगे। दैट इज द गोल अंडर बायो फार्मा शक्ति। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू बायो इकोनॉमी, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द एंटायर आंसर कुड बी बिल्ट अराउंड दीज 6-7 कीवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरबीआई इंट्रोड्यूसेस स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या होता है स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट, वो समझते हैं सबसे पहले। मान लीजिए कि एक बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया, सिक्योर्ड लोन दिया। सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि कंपनी कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी उस लोन के अगेंस्ट गारंटी के तौर पे बैंक को देगी। जैसे अपनी कोई बिल्डिंग या वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल लैंड हैज बीन गिवन एज गारंटी टू द बैंक। अब मान लीजिए कि वो कंपनी अपने लोन पेमेंट पे
डिफॉल्ट कर देती है, लोन रिपेमेंट पे डिफॉल्ट करती है, तो उस केस में बैंक कैन अक्वायर द प्रॉपर्टी दैट वाज गिवन एज गारंटी, जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल लैंड, जो भी गारंटी के तौर पे दिया गया था बाय द कंपनी, उसको बैंक अक्वायर कर सकता है। इसी अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कहा जाएगा बैंक का स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट। बैंक्स ऐसा कर सकते हैं या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसा कर सकते हैं। देखिए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसी वो क्या होते हैं? कभी कभार बैंक क्या करता है, अपने लोन को किसी दूसरे एंटिटी को बेच देता है। जैसे बैंक ने कंपनी ए को लोन दिया था 50 करोड़ का, बैंक अपना ये लोन किसी दूसरे कंपनी को बेच सकता है। जो लोन खरीदने वाली कंपनियां होती हैं उनको कहा जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये लोन खरीदने वाली कंपनी ने मान लीजिए लोन खरीद लिया, तो अब जो कंपनी ए को बैंक ने लोन दिया था, अब कंपनी ए बैंक को लोन नहीं वापस करेगी, वो पैसा अब रिटर्न करेगी उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जिसको बैंक ने अपना लोन बेच दिया। तो पॉइंट ये है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर दोज कंपनीज हु बाय लोन फ्रॉम बैंक्स, जनरली बैड लोन्स। बैंक्स चूंकि मान लीजिए लोन दिया, लोन रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो लोन किसी और को बेच देता है। 50 करोड़ का लोन है, 30 करोड़ में बेच दिया, भाई तुम ले लो। अब वो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने 30 करोड़ में लोन खरीद लिया, अब वो चाहेगा कि कैसे भी करके हम 35 करोड़ या 40 करोड़ हम कलेक्ट कर लें फ्रॉम द बोरोवर। तो बेसिकली एक मिडिल मैन है, जिस बैंक अपना लोन जिसको बेच देती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो या बैंक हो, जब वो किसी कंपनी के इस तरीके के इमूवेबल एसेट को अक्वायर करेगी बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट। The bank या asset reconstruction company can take possession of the borrower's non-financial asset like industrial land, factory, machinery, etc. under SURFACE Act। तो ये जो प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जा सकता है बाय द बैंक या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये किया जाता है एज पर अ लॉ जो 2002 में लाया गया था भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट हेल्प्स द बैंक्स या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू रिकवर बैड लोन्स, जिसको हम लोग एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं। सी, इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि बैंक्स या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कैन टेक पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड असेट्स। सिक्योर्ड असेट मतलब वो संपत्ति जो गारंटी के तौर पे दी गई है अगेंस्ट अ लोन, अगेंस्ट अ सिक्योर्ड लोन। तो बैंक्स या एआरसीज कैन टेक पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड असेट्स of the defaulting borrower without obtaining prior permission from court और ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट से या किसी ट्रिब्यूनल से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बैंक संपत्ति को अक्वायर कर सकता है जिसको गारंटी के तौर पर रखा गया था और उसको बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। ये जो सरफेसी एक्ट है जो 2002 में लाया गया, इसके अंतर्गत बोला गया कि बैंक्स को अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वहां से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर उनको प्रॉपर्टी अक्वायर करके अपना पैसा रिकवर करना है तो। इसी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का कॉन्सेप्ट भी बनाया गया था, जिसके अंतर्गत देयर कुड बी सच कंपनीज हु कैन बाय लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। चलिए वापस से आते हैं। देखिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं क्लास में सिखाता ही हूँ, इकोनॉमी की क्लास में, कि जब बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो दैट डिपॉजिटेड मनी इज लाइबिलिटी फॉर बैंक, और जब बैंक हमें लोन देता है तो वो लोन का पैसा इज असेट फॉर द बैंक। वही लोन रिपेमेंट पे जब हम डिले करने लगते हैं और मोर देन 90 डेज का डिले हो जाता है तो उस एसेट को बैंक कहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो जो लोन हमें बैंक देता है वो लोन का पैसा बैंक के लिए कहा जाता है फाइनेंशियल एसेट। जैसे बैंक ने मुझे 5 लाख लोन दिया, एसबीआई ने मुझे 5 लाख लोन दिया, तो ये 5 लाख रुपए एसबीआई के लिए कहा जाएगा फाइनेंशियल एसेट। तो एक होता है बैंक के लिए फाइनेंशियल एसेट और दूसरा होता है स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट। बैंक ने किसी कंपनी ए को 5 करोड़ का लोन दिया था, उसके बदले में कंपनी ने अपनी कोई जमीन गिरवी रखी थी, बैंक कंपनी से पैसा मांग रहा है, कंपनी टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उस केस में
वो 5 करोड़ की जमीन जब बैंक अक्वायर कर लेगा तो उस जमीन को कहा जाएगा उस बैंक के लिए स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट। तो जो लोन का पैसा है वो बैंक के लिए फाइनेंशियल एसेट है, और जो अक्वायर की हुई प्रॉपर्टी है वो बैंक के लिए स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट है, या एआरसीज के लिए स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट है। करंट न्यूज ये है कि आरबीआई हैज रिसेंटली announced a new category of asset for the banks, that is specified non-financial asset. Specified non-financial asset category recently एक नाम दिया है आरबीआई ने, और इनको डील करने के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स भी बनाए हैं आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा है कि जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट हैं, इट्स सेल टू डिफॉल्टिंग बोरोवर या रिलेटेड पार्टी हैज टू बी प्रोहिबिटेड। अदरवाइज होता क्या था कि मान लीजिए कंपनी ए ने 50 करोड़ का लोन लिया एसबीआई से, लोन का रिपेमेंट नहीं कर रही है टाइम पे, उस लोन के अगेंस्ट उसने 50 करोड़ की कोई लैंड अपनी एसबीआई के पास रखी थी एज सिक्योरिटी। एसबीआई ने वो 50 करोड़ का लैंड उस कंपनी ए से अक्वायर कर लिया, तो जो 50 करोड़ की जमीन है वो एसबीआई के लिए हो गई एसएनएफए। अब एसबीआई उस जमीन को ऑक्शन करेगी, बेचेगी। बहुत बार होता क्या है कि बैंक के जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज होते हैं वो कंपनी ए के साथ पहले ही हिसाब किताब कर लेंगे, मतलब एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि यार मैं तुम्हारी जमीन अक्वायर कर लेता हूं, फिर मैं इसको बेचूंगा, तुम ही खरीद लेना 20 करोड़ में, ठीक है, तुम ही खरीद लेना, या तुम्हारी कोई दूसरी सिस्टर कंपनी हो, कंपनी बी या सी, उससे खरीदवा लेना, तो अल्टीमेटली वो जमीन तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। 20 करोड़ में तुम खरीद लेना। लोन तुमको देना था 50 करोड़, तुमने लोन देने से डिफॉल्ट कर दिया, हमने जमीन अक्वायर किया, जमीन को ऑक्शन किया, तुम्हारी कोई सिस्टर कंपनी उसको 20 करोड़ में खरीद ली, तो तुमको 30 करोड़ का फायदा हो गया। तो इस तरीके से थोड़े बहुत मिसमैनेजमेंट, पुअर प्रोविजनिंग, या इन सम केसेस करप्शन एट द टॉप मोस्ट लेवल इन द बैंक्स वेयर हैपनिंग, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि नाउ सेल ऑफ स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट टू बोरोवर या अ पार्टी रिलेटेड टू द बोरोवर इज नॉट अलाउड। और जब रिसेल किया जाए तो एसेट मस्ट बी वैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स एट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। तो जमीन को जब तो बेचा जाए दोबारा, तो पहले उसकी वैल्यूएशन कराई जाए कि इसका मार्केट प्राइस है कितना। मार्केट प्राइस 50 करोड़ है तो मोर और लेस उसी के आसपास बेचने की कोशिश करनी, ये नहीं कि 50 करोड़ की जमीन 5 करोड़ में बेच दिया। तो बैंक मस्ट फॉलो प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंट रहना है बैंक को। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कुदानकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट डेटा लीक, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर जो है, उससे रिलेटेड कुछ डेटा लीक हुआ आफ्टर अ रैंसमवेयर अटैक ऑन अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रैंसमवेयर साइबर अटैक क्या होता है, पहले वो समझते हैं हम लोग। देखिए, रैंसमवेयर साइबर अटैक के अंतर्गत जो हैकर्स होते हैं, साइबर अटैकर्स होते हैं, वो किसी कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट पोर्टल का अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेते हैं। पहले कुछ भी करके कंपनी का कोई पोर्टल को हैक कर लिया, और फिर उस पोर्टल को वो लोग लॉक कर देते हैं थ्रू सम इनक्रिप्शन। लॉक करने के बाद उस कंपनी से वो लोग कहते हैं, इसी जैसे ये आपका पोर्टल है, आप लॉगिन करोगे, अगर ये हैक हो गया है तो ये पोर्टल खुलेगा नहीं, उल्टा एक यहाँ पे मैसेज दिखेगा, ये गिव अस 50 करोड़ रुपीस इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, तभी हम आपका ये अकाउंट दोबारा से ओपन करेंगे। तो इस तरीके से रैंसम मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है बाय द साइबर अटैकर्स। रैंसम दे दिया, जिस अकाउंट में उसने कहा था पैसे ट्रांसफर कर दो, वहां पे पैसा ट्रांसफर कर दिया। जनरली बिटकॉइंस वगैरह में इस तरह से पैसा ट्रांसफर करवाएंगे वो लोग। तो उसके बाद अटैकर जो है वो वापस से अनलॉक कर देता है पोर्टल को, और अगर आप पैसा देने से मना कर दोगे तो आपका डेटा, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, डेटा हैं, वो पब्लिक फोरम में डाल देगा, लीक कर देगा बेसिकली, जिसका मिसयूज हो सके। तो इसी तरीके के साइबर अटैक को कहा जाता है रैंसमवेयर साइबर अटैक। इस तरीके का रैंसमवेयर साइबर अटैक हुआ अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। उसके कुछ फाइल्स
को लॉक कर दिया अटैकर्स ने। अब वो जो फाइल्स थे, दिस फाइल्स वेयर रिलेटेड विथ सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अराउंड कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। रैंसम जब मांगा गया बाय रैंसम वेयर अटैकर्स, तो RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने रैंसम देने से मना कर दिया। तो वो जो डेटा है वो वर्ल्ड लीक, जो एक डार्क वेब रैंसमवेयर साइट है, वहां पे अपलोड कर दिया गया। तो फिर एक खलबली सी मच गई कि कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक हो गया है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्सप्लोड किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें हुई। लेकिन अब NPCI ने क्लैरिफाई किया है कि न्यूक्लियर सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है। जो डेटा लीक हुआ है वो रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा लीक हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री को 2018 में न्यूक्लियर पावर प्लांट के अराउंड कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम दिया गया था, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम दिया गया था, उसी से रिलेटेड डेटा लीक हुआ है। द कोर डेटा विथ रिस्पेक्ट टू कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कंप्लीटली सेफ। बट फिर भी ये जो साइबर अटैक हुआ है, रैंसमवेयर साइबर अटैक इनडायरेक्टली कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हुआ है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं अगर GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर अटैक रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सवाल जो APSC में आया था सिर्फ एक ही ऑप्शन से हो जा रहा था, आर्टिकल 371B इज एसोसिएटेड विद असम, वहीं से जवाब आ जा रहा था। The sixth schedule applies to tribal areas of fourth northeastern states Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, not Manipur। यहां जाकर के स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर सिक्स्थ शेड्यूल हैव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लिमिटेड जुडिशियल पावर। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड इनकरेक्ट पूछा गया है स्टेटमेंट, तो पहला इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज हेडेड बाय, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। दूसरा सही है, तीसरा अगेन ये गलत है, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑन यूरिया, इससे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट यहाँ नैफ्था के कारण गलत हो जाता है बिकॉज गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स लगाए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ओनली होगा, मैं इसको सही कर दूंगा। GI इज प्रोवाइडेड बाय GI रजिस्ट्री इन चेन्नई एंड NABARD की अगर बात करें तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक, दैट इज ट्रू, बट इट डज नॉट प्रोवाइड लोन डायरेक्टली टू इंडिविजुअल बोरोस। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। NABARD इज एन एग्जांपल ऑफ रीफाइनेंस एजेंसी, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेट फी से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है, प्राइमरीली एक्ट एज रीफाइनेंस एजेंसी, नो। नेडफी इज अ डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच गिव्स डायरेक्ट लोन टू बिजनेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेडफी से ने जो सरल पोर्टल लॉन्च किया, इट इज फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल सपोर्ट to the new businesses. So correct option will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.